अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इस टॉपिक के ज़िमन में जो सब टॉपिक्स हैं, यानी आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं, यानी जिन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, इनमें है केमिस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हम हीमोग्लोबिन के केमिस्ट्री पर बात करेंगे। ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड पर बात करेंगे, डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड पर बात करेंगे। वैसे स्टूडेंट, दरअसल जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में मेनली ये टू प्रोसेस पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड ये लंग के एरिया में किस तरह होता है, और फिर जो है डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के एरिया पर आ जाए तो यहां पर ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट कैसे होता है। तो इन टू प्रोसेस को हम मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के जुमरे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन फॉर द कंटेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इन द गिवन अमाउंट ऑफ ब्लड। देखिए, अगर हमारे पास एक अमाउंट ऑफ ब्लड है तो उसके अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इनमें जो है कंटेंट्स ऑफ ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है और इसमें जो है हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है, यानी कैलकुलेशन करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, यानी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ेंगे। और ये कर्व जो है राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट्स करते हैं ड्यू टू सम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड्स। यानी ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं। और इसमें एक और जो है अहम पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है, लेट्स सपोज दिस इज हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो ये जो लाइन है, जो कर्व है, वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, बल्कि सिग्मोइडल फॉर्म में है, इस तरह, यानी इस शेप की फॉर्म में है, इस शेप। अब हीमोग्लोबिन पर बात करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, यानी हीमोग्लोबिन जो है ये टेट्रामेरिक है। 4 मोनोमर्स मिलकर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बना देते हैं। और अब सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन के मोनोमर पर। ये क्या है? ये है हमारे पास पायरोल रिंग, जिनमें 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। ये है पायरोल रिंग। अच्छा, अब ऐसे 4 पायरोल रिंग्स सर्कुलर फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं और एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक नया स्ट्रक्चर जिसको हम पोरफायरिन कहते हैं। अब ये है 4 पायरोल रिंग्स। अब ये सर्कुलर खुद को अरेंज करते हैं इसमें। अब इस स्ट्रक्चर का नाम है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग। अच्छा, अब पोरफायरिन रिंग के सेंटर में अगर हम आयरन को फेरस फॉर्म में डाल दें, आयरन एटम को फेरस फॉर्म में डाल दें, पुट कर दे, तो फिर ये क्या होगा? ये हीम ग्रुप बन जाएगा।
देखिए आयरन जो है एक है फेरस फॉर्म आयरन का, ये आयरन का फेरस फॉर्म है, और ये आयरन का फेरिक फॉर्म है, फेरिक फॉर्म। इस सेंटर में हम फेरिस फॉर्म वाला आयरन क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का नाम, पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? अब इस स्ट्रक्चर का नाम है हीम ग्रुप। हीम ग्रुप। अच्छा, अब ये हीमोग्लोबिन का नॉन प्रोटीन पार्ट है। हीम ग्रुप ये हीमोग्लोबिन का नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब यहां पर हम अटैच करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है हीमोग्लोबिन मोनोमर। ये एक सब यूनिट है हीमोग्लोबिन का, ये हीमोग्लोबिन मोनोमर है। अच्छा, अब ऐसे और 3 स्ट्रक्चर्स हम ड्रा करेंगे, और फिर जो है वो स्ट्रक्चर मिलकर जो है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है मैं उनको सिंपल ड्रा करता हूं, लाइक सिंपल फ्लावर्स। यहां पर है आयरन फेरस फॉर्म में मौजूद है, ये दूसरा मोनोमर है, और ये हो गया इसका तीसरा मोनोमर, थर्ड मोनोमर यहां पर आयरन फेरस फॉर्म में मौजूद है, और यहां पर है हीमोग्लोबिन का एक फोर्थ मोनोमर। अच्छा, अब मैंने इंटेंशनली एक काम किया कि ये 2 मोनोमर्स जो है इनके लिए मैंने ग्लोबिन चेन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को रेड मार्कर से ड्रा किया, और 2 मोनोमर्स जो है इनके लिए ग्लोबिन चेन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रीन मार्कर से ड्रा किया। इसकी वजह है, देखिए ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये सेम नहीं है, बल्कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनका नाम है अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन या अल्फा ग्लोबिन चेन। और ये जो दो टू मोनोमर्स है इनकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये है हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा ग्लोबिन चेन। अब देखिए हीमोग्लोबिन की कई किस्में हैं, हीमोग्लोबिन की कई किस्में हैं। देखिए इनमें से एक है HbA में इस तरह है कि HbA वाले जो हीमोग्लोबिन है उनके पास 2 अल्फा है, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन है प्लस 2 बीटा ग्लोबिन चेन है। HbA 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ग्लोबिन चेन। और एक हीमोग्लोबिन जो है वो है HbA2, HbA2 उनके पास 2 अल्फा मौजूद है और 2 बीटा के बजाय वहां पर क्या है 2 डेल्टा ग्लोबिन चेन, डेल्टा ग्लोबिन चेन। अच्छा, एक और किस्म है हीमोग्लोबिन का और वो है फीटल हीमोग्लोबिन। और फीटल हीमोग्लोबिन ये वो हीमोग्लोबिन है जो कि बच्चे के खून में हो, बच्चा जब अभी पैदा नहीं हुआ, बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है तो वहां पर बच्चे के खून में हीमोग्लोबिन जो है वो HbF है, यानी फीटल हीमोग्लोबिन है।
और उनकी कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए HbF फीटल हीमोग्लोबिन, वहां पर 2 अल्फा प्लस 2 गेमा, 2 गेमा है। देखिए यहां पर हर किस्म की हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा जरूर होंगे। जो भी किस्म हो हीमोग्लोबिन का, उनके 2 चेन्स जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो 2 अल्फा चेन्स होंगे। और एडल्ट के अंदर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये वाला हीमोग्लोबिन 97 और 98% यही हीमोग्लोबिन है जिसकी कॉम्बिनेशन यही हो। और बाज ऐसी हीमोग्लोबिन है जिनकी कॉम्बिनेशन ये हो 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा, लेकिन ये बहुत ही कम है। 2 और 3% ऐसे हीमोग्लोबिन हैं जिनकी जो कॉम्बिनेशन है वो है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और बच्चे के खून में 2 अल्फा प्लस 2 गेमा। यानी ये अल्फा हर किस्म की हीमोग्लोबिन के अंदर 2 मोनोमर्स में अल्फा ग्लोबिन चेन जरूर होंगे, लेकिन बीटा या डेल्टा या गेमा ये जरूरी नहीं। बच्चे के खून में क्या होता है, गेमा ग्लोबिन चेन अल्फा के साथ। अच्छा, अब ये मोनोमर्स मिलकर किस तरह मिलते हैं, देखिए एक अल्फा ग्लोबिन चेन और एक बीटा ग्लोबिन चेन मिलकर अल्फा बीटा डाइमर फॉर्म करते हैं, अल्फा बीटा डाइमर। फिर क्या होता है कि ये दूसरे जो अल्फा वाले चेन हैं, ये बीटा वाले की दूसरे से मिलते हैं, तो फिर ये अल्फा बीटा डाइमर फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो। देखिए हर हीम के पास क्या है, एक आयरन एटम है फिर इस फॉर्म में, यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेंड हो सकता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरह जो है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। लेकिन लेट्स सपोज दिस इज अ मसल एंड दीज आर द टिश्यू, दीज आर द सेल्स ऑफ द टिश्यू। ये हमारे पास आर्टेरियल साइड है, कैपिलरीज है, और ये जो है ये वीनस साइड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। हार्ट जो है राइट एट्रियम के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो देखिए लेट्स सपोज दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट जो है यहाँ पर रिसीव करेगा, और फिर ये राइट वेंट्रिकल जो है इसको क्या करेगा, पुश करेगा टुवर्ड्स द लंग्स। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास ये ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन स्टूडेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि अब इस ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, फ्री ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसकी मिकदार, उसकी पार्शियल प्रेशर और अमाउंट में पाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर 2 फॉर्म्स में मौजूद है, एक डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है और एक जो है बाउंड फॉर्म में मौजूद है। देखिए लेट्स सपोज दिस इज अमाउंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड है हमारे पास। ब्लड के अंदर हमारे पास सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, लेकिन हमारा काम जो है वो रेड ब्लड सेल से है। लेट्स सपोज दिस इज द रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल है और ये बाकी जो है ये प्लाज्मा है। लेट्स सपोज दिस इज प्लाज्मा। अच्छा, अब ऑक्सीजन 2 फॉर्म्स में मौजूद है। एक तो ऐसा है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड फॉर्म में, एक ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म में होगा हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर, और एक जो है ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है प्लाज्मा के अंदर, डिसॉल्व है, डिसॉल्व फॉर्म में। अब ये जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है
यही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्रिएट करता है इन द ब्लड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है यही पार्शियल प्रेशर को डेवलप करता है। बाउंड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म है यही पार्शियल प्रेशर को क्या करता है, डेवलप करता है। देखिए स्टूडेंट, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेट्स सपोज दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फिर इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। Let's suppose this is the circulation system of a resting person। एक ऐसे शख्स का है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करता, रेस्टिंग पोजीशन में है। तो फिर यहाँ पर इसकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 mm ऑफ Hg। और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है हीमोग्लोबिन यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन, लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर 75% क्या है, 75% सैचुरेटेड है, 75% सैचुरेटेड है। अच्छा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेट होता है। देखिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, लंग से गुजरेगा। आसानी के लिए मैंने एक लंग को ड्रॉ किया है। तो जब लंग से गुजरेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्वोब्लाई होगी, एल्वोब्लाई। देखिए ये एल्वोब्लाई है। यहाँ पर मैं एक एल्वोलस को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इसको बड़ा करके शो कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज एन एल्वोलस। एल्वोलस के वाल्स जो है ये बाहर की तरफ से कैपिलरीज ने क्या किया है, कवर किया है। तो यहाँ पर क्या है, इसके वाल से कैपिलरीज गुजरते हैं, कैपिलरीज। अब देखें, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कैपिलरी से गुजरेगा, लेट्स सपोज दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखें, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी एल्वुलर पार्शियल प्रेशर, एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 100 mm ऑफ Hg। यहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 100 mm ऑफ Hg। और ब्लड के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 40 mm ऑफ Hg। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। अच्छा, जब यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से प्लाज्मा में आएगा, प्लाज्मा में, रेड ब्लड सेल्स में डायरेक्ट नहीं आता बल्कि प्लाज्मा में डिफ्यूज्ड हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिफ्यूज्ड हुआ तो अब पार्शियल प्रेशर ब्लड का 40 नहीं रहेगा बल्कि क्या होगा, बढ़ेगा। ये पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और इसी को बैलेंस करेगा। 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन मूवमेंट करेगा तब तक जब तक इसको बैलेंस ना कर दे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हो जाएगा। जब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए ब्लड प्लाज्मा के अंदर तो फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास रेड ब्लड सेल मौजूद है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। बाकी जो अमाउंट है ये है प्लाज्मा, ये है हमारे पास क्या, प्लाज्मा, और ये रेड ब्लड सेल है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये 75% सैचुरेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये 2 पार्ट्स जो है ये ऑलरेडी क्या है, 3 पार्ट्स सैचुरेटेड है, एक पार्ट जो है ये क्या है, खाली। अब जब पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो क्या करेगा, ये ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा इनटू द रेड ब्लड सेल। और जब रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन आ जाए तो फिर यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ अंडर द पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 mm ऑफ Hg क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ये पार्ट भी फेल हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन 75% के बजाय ये हो जाएगा 100 mm ऑफ Hg। हीमोग्लोबिन जो है 100
100% जो है हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो जाएगा विद ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जब ब्लड एग्जिट करेगा, यहां पर जब ब्लड एग्जिट करेगा, लेट्स सपोज दिस अमाउंट ऑफ ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड है, लंग को क्रॉस किया, यहाँ पर ऑक्सीजनेट हुआ, मतलब गैसेस एक्सचेंज हुई यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है और हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन क्या है। पार्शियल प्रेशर यहाँ पर तो बढ़ गया जब ऑक्सीजनेट हो रहा था ब्लड, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, अब ये होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 100 हो, लेकिन पार्शियल प्रेशर जो है 100 नहीं है, बल्कि क्या है 95 mm ऑफ Hg है। पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg है, और हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन यहाँ पर 100% सेचुरेट हुआ, लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हुआ, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन का वो तकरीबन 97% सेचुरेटेड है। देखिए ये ड्रॉप क्यों आई पार्शियल प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन के और हीमोग्लोबिन के। देखिए लंग्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब और मकसद तो यह है कि वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, लेकिन एक है हमारे पास ब्रोंकियल सर्कुलेशन, और ब्रोंकियल सर्कुलेशन ऐसा ही है जैसा कि बॉडी के बाकी जो टिश्यूज है, मसल्स है, और वहां पर जो टिश्यूज है वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में ब्लड जो है डीऑक्सीजनेट हो जाता है। तो लंग्स भी जो है इसी तरह लिविंग टिश्यूज एंड सेल से बना है, वहां पर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, वहां पर भी अकर होती है। तो लंग्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से जो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है वो भी इसी जो वेन्स है इसी में क्या करेगा, ड्रेन करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में डीऑक्सीजनेट हुआ, लंग्स के इस्तेमाल करने से लंग के सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, इसी की वजह से जो ब्लड डीऑक्सीजनेट हुआ वो भी ऐसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो गया तो इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 के बजाय 100 mm ऑफ Eg के बजाय क्या हुआ, 95 mm ऑफ Eg, और इसी तरह हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड होने के बजाय अब 97% सेचुरेटेड। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। देखिए स्टूडेंट, ब्लड हमारे पास लंग के अंदर ऑक्सीजनेट हुआ, यानी लेट्स सपोज दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड यहां पर ऑक्सीजनेट हुआ। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट रिसीव करेगा थ्रू द लेफ्ट एट्रियम, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल विल पुश दिस अमाउंट ऑफ ब्लड, द ऑक्सीजनेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। अब देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर हमारे पास आ गया, ये है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के एरिया में वो किस तरह जो है ऑक्सीजन अनलोड किया जाता है, यानी ब्लड कैसे डीऑक्सीजनेट हो जाता है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर है 95 mm ऑफ Hg, यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हीमोग्लोबिन सेचुरेशन परसेंटेज क्या है, हीमोग्लोबिन जो है यहां पर 97% क्या है, 97% सेचुरेटेड है, नियरली 100% सेचुरेटेड है। अच्छा, यहां पर अगर हम सपोज करें कि ये अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये 100 ml ऑफ ब्लड है, अगर ये 100 ml ऑफ ब्लड है तो फिर इसके अंदर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है हमारे पास, यानी ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है।
अब देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा इनटू द टिश्यूज, यानी कैपिलरीज से अब गुजरेगा, कैपिलरीज से। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूं कि एक कैपिलरी को सेलेक्ट करता हूं और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो सेल्स होंगे टिश्यू के, और वहां पर देखते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन जो है अनलोड किया जाता है एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है इनटू द extracellular spaces or extracellular fluids and then diffuse into the cells. देखिए, let's suppose this is a capillary, मैंने इसको डायलेट किया, यहां पर हमारे पास आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ इनटू द कैपिलरीज। अब देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर है 95 mm ऑफ Hg। यहां पर हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज जो है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज 97% है। कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये 100 ml ऑफ ब्लड है, अगर ये 100 ml ऑफ ब्लड है तो यहां पर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा 20 ml, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये ब्लड अगरचे ऑक्सीजनेटेड है लेकिन फिर भी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी यहां पर होता है। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है 40 mm ऑफ Hg। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास है सेल्स, यहां पर हमारे पास टिश्यूज के सेल्स मौजूद हैं। अब स्टूडेंट देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है, यहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मौजूद है। इन फ्लूइड्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो है 40 mm ऑफ Hg। यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg है, जबकि इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 45 mm ऑफ Hg से लेकर 50 mm ऑफ Hg तक हो सकता है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से पास करेगा, तो चूंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 40 mm ऑफ Hg है, जबकि ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm ऑफ Hg है। और गैसेस के लिए ये कानून है कि गैसेस जो है वो क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन एरिया से क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ क्या करता है, डिफ्यूज करता है। तो देखिए, यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, या यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, जब ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा into the extracellular fluids or into the extracellular cells, तो इसकी वजह से, इस डिफ्यूज की वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ड्रॉप करेगा,
जब ऑक्सीजन यहाँ पर जो डिसॉल्व फॉर्म में है, ये बात याद रखिए कि ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, वो कौन क्रिएट करता है? वो फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वो फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो कि ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म है। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की जो फॉर्म डिसॉल्व है, वो ऑक्सीजन क्या करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट करता है इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन के साथ जो बाउंड फॉर्म में ऑक्सीजन है, वो पार्शियल प्रेशर को क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो देखिए, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व है, वो क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। तो इससे क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप करेगा इन द ब्लड। तो इसके बाद क्या होगा? देखिए, जब पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करे जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व है, तो अंदर की जो रेड ब्लड सेल मौजूद है, यहां पर लेट्स सपोज दिस इज द रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल के अंदर यहां पर हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद है। एक रेड ब्लड सेल के अंदर सिर्फ एक हीमोग्लोबिन नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो अब देखें, ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये फुली सैचुरेटेड है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर जब पार्शियल प्रेशर ड्रॉप कर दे, यानी मतलब यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, जिसकी वजह से यहां पर पार्शियल प्रेशर क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। जब यहां पर पार्शियल प्रेशर ड्रॉप कर दे, तो क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन जो है फिर ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फिर होल्ड नहीं कर सकेगा स्ट्रॉन्गली। सो क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन मजबूरतन क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा इनटू द प्लाज्मा। प्लाज्मा में रिलीज करेगा और फिर प्लाज्मा से क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। देखिए, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में है, वो बहुत कम है। बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है। तो वो बॉडी की नीड को, बॉडी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो देखिए, यहां पर पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करेगा और फिर जब पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करे तो मजीद जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो बाउंड फॉर्म से पूरी होती है। यहां पर पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करेगा तो हीमोग्लोबिन मजबूरतन क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में आएगा और फिर प्लाज्मा से डिफ्यूज करेगा इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। फिर यहां से जो है ऑक्सीजन एंटर करेगा इनटू द सेल्स फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस तरह जो है स्टूडेंट, हमारे पास ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये ब्लड हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अमाउंट है 100 ml ऑफ ब्लड। तो अब अगर 100 ml ऑफ ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड, if that amount of blood यानी 100 ml of blood when it is deoxygenated, so what is the content of oxygen released into the tissues? अगर 100 ml of blood वो deoxygenate हो जाए तो content of oxygen कितना रिलीज करेगा into the tissues? देखिए स्टूडेंट, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमारे पास कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 20 ml है। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है 100 ml के लिए। तो देखिए, अगर ये 100 ml ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट हो जाए तो 20 ml में से 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगा इनटू द टिश्यूज। ये जो कैलकुलेशन है इस टॉपिक के बाद हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये ब्लड डीऑक्सीजनेट हुआ। अब ये डीऑक्सीजनेट ब्लड वीनस साइड पर आ जाएगा। ये हमारे पास वीनस साइड,
यहां पर है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए स्टूडेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये जो अमाउंट्स है इसको देखते हैं। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। यहां पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर होगा 40 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो होगा 45 से लेकर 50 mm ऑफ Hg होगा, 50 mm ऑफ Hg। अच्छा, यहां पर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यहां पर 97% सैचुरेटेड है। यहां पर हीमोग्लोबिन जो है वो 75% क्या होगा, सैचुरेटेड होगा विद ऑक्सीजन। अब देखिए स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन जो है ये 75% सैचुरेटेड तब होगा अगर इस सर्कुलेशन को हम एक ऐसे शख्स के लिए ले लें जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करता, तो तब जो है इस शख्स की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो ब्लड वीनस साइट पर है, उस ब्लड के अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की सिचुएशन को देख लें तो वो 75% होगा। हीमोग्लोबिन 75% क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। क्योंकि जब हम स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं तो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस है वो तेजी से नहीं होती, तो इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिव मसल्स के अंदर फिर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह जो है वो फिर क्या होगा कि 20 ml में से 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगा, बल्कि ज्यादा अमाउंट जो है वो डिफ्यूज करेगा। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है वो भी क्या करेगा, ज्यादा डिसैचुरेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर द कंटेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए। देखिए स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है। लेट्स सपोज this is a column of blood। ये हमारे पास है 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड। अच्छा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है, फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है। तो देखिए 100 ml ऑफ ब्लड में एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर अगर ये ब्लड हेल्थी है, तो अगर ये हेल्थी ब्लड है, कोई बीमारी नहीं है इसके अंदर, तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमारे पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद है। अच्छा, अब ये भी एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करते हैं क्या, वो कैरी कर सकते हैं 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन जो फुली सैचुरेटेड हो, जब एक हीमोग्लोबिन एक ग्राम हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेटेड हो तो वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखिए 100 ml ऑफ ब्लड के लिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं, तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो देखिए 100 ml ऑफ ब्लड के लिए 15 ग्राम, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर वही बनाता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इधर भी 15 मल्टीप्लाई कर देता, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब ये 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए है हमारे पास, जब इधर ये मल्टीप्लाई करें 15 को 1.34 से
तकरीबन ये बनता है 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, अब 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन ये ब्लड के अंदर सिर्फ बाउंड फॉर्म में है। 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में जब ये ऑक्सीजनेटेड हो तो बाउंड फॉर्म में ऑक्सीजन की कंटेंट क्या है, 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये बाउंड फॉर्म में। अच्छा, अब टोटल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज फॉर्म में भी है, प्लाज्मा के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है डिफ्यूज फॉर्म में। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है कि 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर हमारे पास क्या है, 0.003 ml ऑफ ऑक्सीजन है, 0.3 ml of oxygen, and this is under the pressure of 1 mm of Hg, 1 mm of Hg। देखिए यहाँ पर अगर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, अच्छा अब 100 ml ऑफ ब्लड जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 mm of Hg है, 1 mm of Hg, 1 mm of Hg है। तो अब अंडर 1 mm ऑफ Hg 100 ml ब्लड के अंदर हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में 0.003 ml ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। अच्छा, अगर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, फुली ऑक्सीजनेटेड है, तो फिर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 100 mm ऑफ Hg होगा, 1 mm ऑफ Hg नहीं, 100 mm ऑफ Hg। तो अगर 100 ml के लिए अगर 1 mm ऑफ Hg के लिए 0.03 है, तो 100 mm ऑफ Hg के लिए क्या होंगे, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ये 100 ml ऑफ ब्लड है और फुली ऑक्सीजनेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mm ऑफ Hg है, तो फिर डिसॉल्व फॉर्म में जो है, डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो होगा 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसको टोटल ऑक्सीजन क्या होगा, टोटल अमाउंट और टोटल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको लेस करते हैं यहाँ पर 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 20.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये टोटल कंटेंट है, टोटल कंटेंट। अब फाइंड करते हैं कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर वन कार्डियक आउटपुट। वन कार्डियक आउटपुट क्या है, देखिए हार्ट जो है 1 मिनट में जो अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, 1 मिनट में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड सप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज, तो इसको हम कहते हैं वन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का फार्मूला है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, देखिए हार्ट जो है पर बीट जो ब्लड सप्लाई करते हैं, जो अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई करते हैं या जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए अब ये हार्ट रेट जो है ये डिफरेंट हो सकता है। आम इंसानों के लिए राउंड अबाउट 70 और 72 बीट्स पर मिनट है, और बच्चों के लिए ज्यादा है, 80 से लेकर 110 बीट्स पर मिनट हो सकते हैं। और जो एथलीट्स हैं, फुटबॉलर्स हैं या स्विमर्स हैं या क्रिकेटर वगैरह, उनके लिए ये बीट्स कम है, यानी हार्ट रेट उनके लिए कम है, उनके लिए 40 to 60 है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट। और ये इसलिए कि एथलीट्स के जो कार्डियक मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक बीट के साथ जो अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई करते हैं वो आम इंसानों से जो है वो आम इंसानों से ज्यादा है, तो उनके लिए कम बीट्स भी ज्यादा ब्लड सप्लाई करते हैं, तो इसी वजह से उनकी जो हार्ट रेट है वो कम है।
अच्छा, हम एवरेज ले लेते हैं तकरीबन 70 बीट्स पर मिनट और मल्टीप्लाई करें। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड, हार्ट जो है एक बीट के साथ 70 ml ऑफ ब्लड, वो आम इंसानों से ज्यादा है, तो उनके लिए कम बीट्स भी ज्यादा ब्लड सप्लाई करते हैं, तो इसी वजह से उनकी जो हार्ट रेट है वो कम है। अच्छा, हम एवरेज ले लेते हैं तकरीबन 70 बीट्स पर मिनट और मल्टीप्लाई करें। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड, हार्ट जो है एक बीट के साथ 70 ml ऑफ ब्लड क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी। 70 ml ऑफ ब्लड ये सप्लाई करते हैं। अब देखें 70 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो ये तकरीबन 4900 ml ऑफ ब्लड है। अच्छा, अब ये हार्ट रेट और ये स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट नहीं है बल्कि डिफरेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एवरेज ले लें और 4900 के बजाय हम 5000 कंसीडर करें, 5000 ml ऑफ ब्लड। अच्छा, अब देखिए 100 ml ऑफ ब्लड के लिए 100 ml ऑफ ब्लड के लिए कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब दोनों तरफ जो है बोथ साइड्स हम 50 मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्यों? देखिए 100 ml ऑफ ब्लड, 50 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 5000 ml, 5000 ml ऑफ ब्लड। इधर भी 50 मल्टीप्लाई कर दें, O2। देखिए 50 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है 5000 ml, ये है हमारे पास 1 कार्डियक आउटपुट, ये है हमारे पास 1 कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। 5000 ml के लिए कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन है 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है पर मिनट ये अमाउंट ऑफ ब्लड क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, और इस अमाउंट ऑफ ब्लड में हमारे पास 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन है, 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये बात याद रखें कि जब स्टेट ऑफ रेस्ट में है हम, तो ब्लड के अंदर तो 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो सारी ऑक्सीजन यूज नहीं होती, बल्कि इनमें से सिर्फ हमारे पास 250 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज होती है जब हम रेस्ट हालत में है। जब हम स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फिर सिर्फ 250 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज होती है पूरी बॉडी में।